हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। देखो भाई लोग, इससे पहले आईपीएससी लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। आप उसे जा करके देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, और उसके डीपीपी भी कमेंट सेक्शन में मैं अपलोड कर देता हूँ। गूगल ड्राइव का लिंक रहता है, आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो वहां से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ लगाइए, उसका आंसर की भी रहता है। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई लोग, देखो लेक्चर 1 में हम लोग ने बेसिक बातें स्टार्ट की थी कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, sp3 sp2 sp, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं सिग्मा और पाई, और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, इन सब के बारे में, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। अब हमारा जो दूसरा टाइप है, दूसरा जो लेक्चर है, लेक्चर सेकंड, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, हजारों लाखों के तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जब हजारों लाखों तादाद में हैं तो फिर उनको कैसे कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, किस किस बेस पर हम उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 बेस होते हैं कि हम पहले उसको स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफाइड कर लें, फिर ग्रुप के बेस पर, और फिर होमोलॉग्स के बेस पर। अब ये होमोलॉगस क्या होते हैं, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ग्रुप के बेस पर कैसे डिवाइड करेंगे, और स्ट्रक्चर के बेस पर कैसे डिवाइड करेंगे, आज पूरा यही हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। डीपीपी भी इसका मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के गूगल ड्राइव की लिंक ओपन करके पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लेक्चर है, मजा आने वाला है भाई, तो पूरा लास्ट तक बने रहना है आपको। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो स्ट्रक्चर के बेस पर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। एक कहलाता है तुम्हारा ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन, ठीक है, या उसी को क्या बोला जाता है, एलिफैटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, एलिफैटिक। क्यों नाम पड़ा है एलिफैटिक, वो सब हम आपको बताएंगे। और दूसरा क्या है हमारे पास, क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन कंपाउंड कह लीजिए, या इसी को हम लोग रिंग चेन बोल सकते हैं, रिंग, या इसी को साइक्लिक कंपाउंड भी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन बहुत थोड़ा ब्रॉड में और डिटेल में आपको बताएंगे। तो पहले हम आप ओपन चेन कंपाउंड को समझते हैं, ठीक है। देखो भाई, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर देखने में ओपन चेन हो, यानी कहीं से भी कोई रिंग या साइकिल का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसे हम ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को भी 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक कहलाता है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, और दूसरा कहलाता है आपका अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अब सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, बारी बारी से सब समझते हैं, एक एक पर आपको अभी फोकस करना है। सैचुरेटेड को भी, सैचुरेटेड किसे बोलते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन और कार्बन, कहीं और की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड डिफाइन किया जाता है कार्बन कार्बन के टर्म में। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड आता है तो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स, ठीक है, पैराफिन्स, पैराफिन्स, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग देख लेते हैं, पैराफिन्स, ठीक। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है आपका, एक एल्केन की सीरीज होती है, एल्केन कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पर N क्या है, N है नंबर ऑफ कार्बन, N क्या है आपका, नंबर ऑफ कार्बन। CnH2n+2 एल्कीन इनके बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, CH3CH3। पहले तो आप ये देखेंगे कि सैचुरेटेड है, ओपन चेन है कि नहीं है। ओपन चेन, क्या कोई आपको रिंग साइकिल दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 कार्बन की एक चेन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम होता है इथेन। ये सब नाम लिखना नॉमेनक्लेचर में सिखाया जाएगा, अभी तो हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। इथेन हो गया। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख गया, तो डबल बॉन्ड दिख करके तुरंत अनसैचुरेटेड डिसीजन पे नहीं पहुंच जाना है।
डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। यहां पर सैचुरेटेड के लिए डिफाइन किया गया है, कार्बन कार्बन को आपको देखना है। तो यहां पर दो कार्बन है और दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही पाया जा रहा है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, और ये इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड है, एल्केन नहीं है। एल्केन इस फॉर्मूले से बनता है CnH2n+2, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये कुछ सैचुरेटेड कंपाउंड के मैंने आपको एग्जांपल लिख दिए हैं जो कि ओपन चेन की कैटेगरी में आता है। ओपन चेन देखने में ओपन स्ट्रक्चर हो, कोई रिंग कोई साइकिल का फॉर्मेशन ना हो रहा हो। अब आइए हम लोग बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो मैं यहां एन इधर लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या था, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, दो पार्ट में इसे क्लासिफाइड किया गया है। देखो, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वो कहलाता है आपका अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड का मतलब, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं आईपीएससी में, कि डबल बॉन्ड में जनरली एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड यानी एक सिग्मा एक पाई आ जाए तो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को हम लोग ओलेफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ओलेफिनिक बॉन्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है एल्कीन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का एग्जांपल एल्कीन है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ कार्बन। इस फॉर्मूले से हम एल्कीन्स के कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड, CH2 दो कार्बन का ये बन गया। तीन कार्बन का एक फॉर्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इनके नाम क्या हैं, इनके नाम है आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2 को बोलते हैं इथीन। नाम को लेकर के अभी टेंशन में नहीं आना है, नाम नोमेनक्लेचर में बकायदा आपको पूरा पूरा सिखाया जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है, तो ये सब देखने में ओपन है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा। अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी आता है। या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसे एसिटाइलिनिक बॉन्ड बोलते हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल होता है एल्काइन। इसका एग्जाम्पल होता है एल्काइन। ठीक, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होता है, इथाइन। इसका नाम हो गया आपका इथाइन। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। और ये सब किसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, ओपन चेन कंपाउंड, या इसी को एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एलिफेटिक क्यों बोलते हैं उस पर मैं आऊंगा, मुझे याद है कि वो मुझे बताना है, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए। दो पार्ट में है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। हमेशा याद रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच की बात की जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि एलिफेटिक नाम क्यों पड़ा है। ठीक है, एलिफेटिक नाम क्यों दिया गया है। तो अगर हम लोग जाने कि ये जो ओपन चेन कंपाउंड है या ये जो सैचुरेटेड के शुरुआती कंपाउंड है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो CH4। एक और एग्जांपल लेते हैं CH4। CH4 क्या होता है तुम्हारा, मीथेन। तो ये भी क्या है तुम्हारा, सैचुरेटेड है, ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक, तो जो शुरुआती कंपाउंड होते हैं मिले थे ओपन चेन के, जैसे मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, ईथीन हो गया, इथाइन हो गया, ये सब जो कंपाउंड्स हैं ये सब कैसे बने थे, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था। इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कि अगर हम फैटी एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड।
ठीक है, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जैसे मान लो हमने ले लिया सोडियम एसीटेट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिड उसे हम फैटी एसिड बोलते हैं, ये सब फैटी एसिड होते हैं। तो सोडियम एसीटेट हमने ले लिया और इसकी रिएक्शन अगर हम सोडा लाइम से कर दें, सोडा लाइम किसे बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, अगर इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, अगर इससे कर दें तो हमको मीथेन मिल गया। ठीक है, हमें शुरुआती कंपाउंड मिल गया मीथेन। इसी तरीके से इन्हीं मेथड के जरिए से हम ईथेन भी बना सकते हैं, हम ईथीन भी बना सकते हैं, हम इथाइन भी बना सकते हैं। किससे बने ये सब कंपाउंड, शुरुआती जो कंपाउंड थे, स्टार्टिंग मटेरियल जो थे, वो किससे बने, वो बने सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से, और इन्हीं सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को एलिफेटोस कहा जाता था, जिससे नाम निकल करके आया है एलिफेटिक। तो आप बस ध्यान में रखिएगा कि फैटी एसिड से ये नाम निकल करके आया है एलिफेटिक। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल देते हैं। तो आई होप आपको ओपन चेन कंपाउंड अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग चलते हैं क्लोज चेन या रिंग या साइक्लिक चेन की तरफ। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं क्लोज चेन का, कि क्लोज्ड चेन का क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, रिंग बोल दीजिए या तो साइक्लिक बोल दीजिए। देखो नाम से पता चल रहा है, जो देखने में जिसमें रिंग पाया जाए, ठीक है, जिसमें कम से कम एक रिंग पाया जाए, साइकिल पाया जाए, उसे क्लोज चेन कंपाउंड कहेंगे। ठीक, ये दो टाइप से होता है, एक होता है आपका होमोसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, तो पहले मैं आपको पूरा होमोसाइक्लिक एक्सप्लेन करता हूं, फिर हेट्रोसाइक्लिक बोल एक्सप्लेन करूंगा। देखो नाम से पता चल रहा है होमोसाइक्लिक, यानी रिंग जो बनेगा, रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम इन्वॉल्व होना चाहिए और कोई दूसरा एटम नहीं। ओनली कार्बन इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन रिंग, रिंग में, रिंग जिन एटम से मिलकर के बना हुआ है उसमें सिर्फ कार्बन होना चाहिए। रिंग के बाहर कुछ भी लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ रिंग में बात कर रहे हैं, उसे होमोसाइक्लिक बोल देंगे। ठीक है, अब ये जो होमोसाइक्लिक होते हैं ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए। एक कहलाता है एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा कहलाएगा आपका एरोमेटिक। अब मैं आपको यहीं पर एक पॉइंट बता दूं कि एरोमेटिक हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। जो बच्चे जानते होंगे अच्छी बात है, एरोमेटिक का टॉपिक है जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ चुकेंगे तब जाकर के हम लोग एरोमेटिसिटी टॉपिक पर आएंगे। डिटेल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर नाम आ गया है, थोड़ा बहुत मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, उतने कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। उसके लिए आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता चला सारा फोकस यहीं रह गया, मुझे एरोमेटिक नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, रट लगा लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, वो सब नहीं, एरोमेटिसिटी जब आएगा तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम बात करें कि एलिसाइक्लिक क्या है और एरोमेटिक क्या है, इनको हमने कैसे क्लासिफाइड कर दिया। देखो एलिसाइक्लिक का मतलब होगा जिसमें जो एरोमेटिक ना हो, बस इतना समझो, नॉर्मल रिंग वाले कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देने वाले हैं, एलिसाइक्लिक, यानी जिसमें सिर्फ रिंग पाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एक बना लिया कंपाउंड, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ये क्या हो गया तुम्हारा, साइक्लोब्यूटेन हो गया। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने लिखा, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन बोल देंगे। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब एलिसाइक्लिक हैं। जैसे मान लो हमने एक और ले लिया, ठीक, ये एक बना लिया हमने, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटीन। ठीक है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड लगा है तो पेंटीन, साइक्लोपेंटीन। ये तो मैं नाम, मैं फिर बोल रहा हूं, नाम के लिए परेशान नहीं होना है, आगे देखेंगे। मैं एग्जाम्पल बस पहचानवा रहा हूं आपको कि भैया जो नॉर्मल रिंग वाले होते हैं स्ट्रक्चर, उन्हें एलिसाइक्लिक बोलते हैं, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एरोमेटिक क्या होता है, अच्छा होमोसाइक्लिक का मैं एग्जांपल दिया। होमोसाइक्लिक का मीनिंग मैंने आपको समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बना हुआ रिंग होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये सब सारे एटम कौन से हैं, सारे एटम कार्बन हैं, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये सारे एटम आपके क्या हैं, कार्बन हैं। ठीक है,
अब क्या करना है हमको कि एरोमेटिक को मैं आपको डिफाइन करता हूं, ठीक है। एरोमेटिक भी दो टाइप का, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ बच्चों को याद आ जाएगा कि हाँ भैया एरोमेटिक कुछ इसी टाइप का होता है। एरोमेटिक कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, दो तरीके से। एक कहलाता है बेंजोनाइड, बेंजीनॉइड, ठीक है, और एक कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड नॉन बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड, ठीक है। अब बेंजीनॉइड और नॉन बेंजोनाइड क्या होता है? देखो, एक रिंग, चाहे कोई एरोमेटिक जाने या ना जाने, केमिस्ट्री जो पढ़ रहा है बच्चा इसके बारे में तो जानता ही होगा। 6 कार्बन से बना एक रिंग जिसमें 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हो, 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हो, इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को बेंजीन बोलते हैं। ये कंपाउंड क्या कहलाता है? हमारा बेंजीन कहलाता है। तो जिसमें एक कम से कम एक बेंजीन वाला स्ट्रक्चर पाया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोनाइड स्ट्रक्चर। कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाना चाहिए, उसे हम लोग बेंजोनाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल एरोमेटिक आपको ये समझना है, बेंजीन लाइक, बेंजीन ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। सबसे फेमस, सबसे कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड अगर कोई पढ़ता है बच्चा तो यही पढ़ता है, बेंजीन, ठीक। अच्छा, बेंजोनाइड किसे बोलते हैं? बेंजोनाइड स्ट्रक्चर उन स्ट्रक्चर्स को, उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाए। जैसे एक बेंजीन का एग्जांपल दिए और देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं नेफ्थलीन, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन, ठीक है। देखो ये बेंजोनाइड ही है, इसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, दो रिंग हो गए बेंजीन के, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तुम्हारा हो गया एग्जांपल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा बेंजोनाइड स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये सब किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? भूलिए नहीं, ये सब होमोसाइक्लिक में पढ़ रहे हैं। देखो, सब में सिर्फ कार्बन है। क्या तुम्हें रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ कार्बन है, तो होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक कैटेगरी का है और एरोमेटिक कैटेगरी में भी बेंजोनाइड है, ठीक है। अब आ जाइए नॉन बेंजोनाइड। नॉन बेंजोनाइड का मतलब एरोमेटिक तो होंगे लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं पाया जाएगा। नॉन बेंजोनाइड यानी बेंजीन एरोमेटिक तो होंगे लेकिन उसमें नहीं पाया जाएगा बेंजीन रिंग। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, तो अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए। ठीक, जैसे मैंने ये लिया है कंपाउंड, 7 मेंबर का एक रिंग होता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड ओ लगा रहता है। बहुत फेमस कंपाउंड है, इसके बारे में आपसे सवाल भी पूछ सकता है, ठीक है। इससे आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रोपोन। इसको क्या बोला जाता है? इस कंपाउंड का नाम याद कर लेंगे, ट्रोपोन है। 7 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखकर परेशान नहीं होना है कि होमोसाइक्लिक है कि नहीं। डिफिनेशन अगर दिमाग में है तो कभी गड़बड़ नहीं होने वाला है। ऑक्सीजन रिंग के बाहर है, रिंग के अंदर नहीं है। यानी ये जो रिंग बना होगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बना होना चाहिए, तो वो होमोसाइक्लिक है एरोमेटिक की कैटेगरी में। ट्रोपोन नाम है इसका, और ये बेंजोनाइड नहीं है। क्या आपको कहीं से बेंजीन वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? बेंजीन स्ट्रक्चर का मतलब 6 कार्बन का एक रिंग होना चाहिए और उसमें 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए, उसे बेंजीन बोलते हैं। तो ये नॉन बेंजोनाइड का एग्जांपल हो गया। तो ये मैंने आपको करा दिया पूरा होमोसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। अब आइए इसके दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है आपका? हेट्रोसाइक्लिक। दूसरा क्लासिफिकेशन है हेट्रोसाइक्लिक। यहां मैं अलग कर दे रहा हूं, आप अपने उसी नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक भी दो टाइप का हो जाएगा, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब हेट्रोसाइक्लिक किसे बोलते हैं? जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी इन्वॉल्व हो जाए, एट लीस्ट वन एटम बिसाइड्स कार्बन इन्वॉल्व इन रिंग, ठीक है। यानी कार्बन के अलावा कोई दूसरा एक एटम, वन
अदर एटम, यहां मैं अदर लिख दे रहा हूं, वन अदर एटम, ठीक है, कोई एक दूसरा एटम कार्बन के अलावा अगर रिंग में, कम से कम एक एटम, ठीक है, अगर रिंग में इन्वॉल्व है तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। तो नॉर्मल साइकिल वाले एलिसाइक्लिक होते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूं। मान लो ये तुम्हारा हो गया, एक ऐसे मैंने बनाया, यहां नाइट्रोजन लगा दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो रिंग बना है, रिंग में 1 2 3 4 5 5 कार्बन था, लेकिन रिंग में एक दूसरा एटम भी इन्वॉल्व हो गया है, ये नाइट्रोजन। तो इसी नाइट्रोजन को हम लोग हेट्रो एटम बोल देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बनाया, ओ ऐसे लगा दिया, इसको बोलते हैं टीएचएफ। टीएचएफ यानी होता है इसका नाम टेट्रा हाइड्रो फ्यूरॉन, फ्यूरान, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अब इसमें देखो कार्बन के अलावा क्या कोई दूसरा एटम भी इन्वॉल्व है? हाँ जी, कार्बन के अलावा एक दूसरा एटम भी इन्वॉल्व है। वो कौन सा एटम है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहलाएगा इसका हेट्रो एटम। अब आ जाइए एरोमेटिक पर। तो जैसे वहां पीछे मैंने आपको बताया, यहां पर भी एरोमेटिक को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक बेंजोनाइड और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन बेंजोनाइड, ठीक है, बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड, यानी एक बेंजीन वाले और एक बिना बेंजीन वाले एरोमेटिक। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले नॉन बेंजोनाइड वाले देता हूं, तो वहां से बेंजोनाइड वाले को के नाम याद रखना आसान रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये देखो, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक है, कैसे एरोमेटिक है, अभी कोई बात नहीं होगी। इसको बोलते हैं हम लोग पाइरोल, सब नाम याद रखिएगा, पाइरोल, ठीक है। एक है, अगर ऑक्सीजन लगाते हैं और दो पाई बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं फ्यूरान, ठीक है। और एक है आपका, अगर हम यहां पर ऐसे सल्फर लगा दें तो इसको बोलते हैं थायोफीन, थायोफीन, ठीक है, थायोफीन बोला जाएगा, ठीक। और देखो इसके एग्जांपल, अगर मान लो ऐसे स्ट्रक्चर है और उसमें एक नाइट्रोजन आ गया अंदर, 3 पाई बॉन्ड, तो इसको बोला जाता है पिरिडीन, ठीक। तो ये कोई बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है। बेंजीन स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा होना चाहिए, 6 कार्बन की रिंग जो कि सिर्फ कार्बन से बनी होनी चाहिए और 3 पाई बॉन्ड। ऐसा कोई रिंग आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, सब में कार्बन के अलावा एक दूसरा एटम इन्वॉल्व है, या नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, यहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, यहाँ सल्फर इन्वॉल्व है, यहाँ भी नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक, एरोमेटिक में भी नॉन बेंजोनाइड। ये सब अभी याद रखने हैं नाम फॉर्मूले के, ठीक है। चलिए अब बेंजोनाइड में चेक कर लेते हैं, बेंजोनाइड वाले कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक, उसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग तो चाहिए ही चाहिए। बेंजोनाइड में एक बेंजीन रिंग चाहिए चाहिए। एक बेंजीन रिंग बना लिया। चलो अब देखो, एक मैंने यहां ऑक्सीजन लगाया और एक ऐसे बना लिया, ठीक है। अब इसको देखो, यहां पर मैंने एक पाई बॉन्ड लगा दिया। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ये बेंजीन, और इस तरह वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या था? फ्यूरॉन। तो इसको बोलेंगे बेंजोफ्यूरॉन, बेंजो फ्यूरान बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया क्योंकि एक दूसरा एटम इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ ये बेंजोनाइड भी हो गया क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और देखो क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने बेंजीन रिंग लिया और यहां पर ऑक्सीजन की जगह हमने नाइट्रोजन जोड़ दिया, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसका नाम होता है इंडोल। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे, इंडोल, ठीक। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बेंजोफ्यूरान हो गया, इंडोल हो गया, ठीक है। मान लो बेंजीन रिंग है, ठीक, और बगल में इसके पिरिडीन जैसा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, पिरिडीन जैसा, ठीक है। इसका नाम होता है क्विनोलीन, क्विनोलीन, ठीक है, QUINOLINE, ठीक है, क्विनोलीन। ये सब हेट्रोसाइक्लिक हैं क्योंकि अदर कार्बन के अलावा भी दूसरा एटम है, एरोमेटिक है, और बेंजोनाइड में है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग पाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या ले सकते हैं? एक और एग्जांपल ले लो। जैसे यहां इसका एक एग्जांपल ले दे रहे हैं, बेंजीन रिंग है और इसके साथ हम लोग यहां लगा दें सल्फर, ठीक, इस तरीके का। तो इसको बोलते हैं बेंजोथायोफीन, बेंजोथायोफीन, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका? नॉन बेंजोनाइड हो गया और हेट्रोसाइक्लिक का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमने स्ट्रक्चर के बेस पर
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ओपन चेन, क्लोज चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओपन चेन में ही पैराफिन्स, डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक, ट्रिपल बॉन्ड को एसिटाइलिनिक। ठीक है, एसिटाइलिनिक। अच्छा, कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देखने में ओपन स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्लोज चेन में भी दो पार्ट, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, और उसमें भी दो दो पार्ट, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और फिर एरोमेटिक में भी दो पार्ट, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। तो सारे एग्जांपल आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है कि हमारे पास जो हमने अभी पढ़ रखा है उसको लेकर के हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि आपको पहचानना है ये जो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं कि इसमें कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है और कौन सा सैचुरेटेड है। तो अब हमारे पास डिफिनेशन क्लियर है। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। बस देखना है और बताना है। जैसे C3H8 है, पहले देख लेते हैं ये किस फॉर्मूले पर फिट बैठ रहा है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला था? एल्केन का। मेरे ख्याल से उसी पर फिट बैठ रहा है। यहां 3 रखें, 2 into 3 6, 6 + 2 8, C3H8, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसे रहा होगा CH3, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहा होगा CH3 CH2 CH3। अब आप बताइए एल्केन को हमने कहां पढ़ा रखा है? एल्केन को पढ़ा रखा है कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में, सैचुरेटेड में। इसका मतलब ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है, पहला वाला हमारा सैचुरेटेड है, यहां S बना देते हैं। अब आइए दूसरा वाला देखते हैं। यहां भी मुझे साफ साफ दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। वैसे मैं इसे अगर ओपन करके लिख दूं, हो सके कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। CHO इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ कार्बन और कार्बन से मतलब है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी ये हो गया भैया सैचुरेटेड। ठीक है, चलिए C3H4 आप खुद चेक करिए कि भैया क्या यहाँ पर कौन से फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर हम देखें तो मुझे लगता है ये CnH2n-2 फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है। N यानी नंबर ऑफ कार्बन रख के देख लीजिए, 3, 2 into 3 6 -2 4, C3H4। अगर C3H4 का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, हमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बताना था, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला आपको किसका बताया गया है? एल्काइन का। और एल्काइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्डेड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड। तो ये तुम्हारा तीसरा वाला हो गया अनसैचुरेटेड। चलिए खुद से भी ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आके अपना रिजल्ट चेक करिए। ठीक, चलो यहां पर मुझे सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन के बीच में, तो भैया सैचुरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड। यहां कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड। सातवें में आप देख पाएंगे कि यहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, जो कि अनसैचुरेटेड हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक, और देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है कि नहीं है भैया, आगे और भी क्वेश्चन है। ठीक, इसको देख लेते हैं इधर। चलिए खुद से ट्राई करो। 9वां नंबर क्या कह रहा है भाई? 9 नंबर में आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में फिर से क्या है? ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। इस पूरे स्ट्रक्चर में 10 नंबर में क्या कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं कार्बन कार्बन के, तो सैचुरेटेड। ये देखो यहां से यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। ये देखो भैया कार्बन 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 के बीच में सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हो गया। ठीक, यहां तक तो बात आसान है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जाहिर सी बात एग्जाम में 100% सही करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। ठीक, लेकिन यही तो हमें सीखना है। नीट विद्यालय स्टार्ट करने का मेन मकसद यही है कि अच्छे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मान लो नाम लिख करके आ गया, मैलेइक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। अब ये सब जो नाम लिख करके आया हुआ है, इसका क्या करना है?
अब जब तक मुझे फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि हाँ कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है। फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो कुछ भाई केमिस्ट्री पढ़ना है तो कुछ तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो मैं इधर साइड करके मैलिक एसिड का मैं फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखना भाई मैलिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक तरफ लगा होता है इस तरीके से CH3 और इधर लगा होता है H और इधर लगा होता है CH3 और इधर लगा होता है H। ठीक है, अब ये मैलिक एसिड है, आप खुद देख सकते हैं। अरे CH3 क्यों लगा दिया, मैलिक एसिड है ना, COOH, ये हो गया COOH और यहां भी क्या हो गया COOH। ठीक, मैलिक एसिड। यहां आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड आ गया। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, यहां पर एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं कि इसे वो मैं बोलूंगा कि ये सिस फॉर्म में है। हो सकता है कुछ बच्चे पहले से पढ़े हों और जो ना पढ़े हों उनको मैं बता दूं सिस नाम कब जोड़ते हैं, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जब स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, लेकिन अभी आ गया तो मैं बता दूं कि ये जो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों तरफ जो ग्रुप लगा होगा, अगर सेम ग्रुप सेम साइड लगता है तो उसे हम लोग सिस बोलते हैं। सेम ग्रुप सेम साइड, उसे सिस बोला जाता है। देखो COH एंड COH सेम ग्रुप है, सेम साइड लगे हुए हैं तो सिस बोल देंगे। तो इसी का एक भाई भी होता है जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड में लगा होता है और वो ट्रांसफॉर्म में आ जाता है। जैसे COOH है तो COOH यहां लगा रहेगा, हाइड्रोजन यहां है तो हाइड्रोजन यहां लगा रहेगा। ठीक है, तो जब अपोजिट साइड में आ जाता है सेम ग्रुप तो उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। और जो ट्रांस है यहां पर इसका नाम भी चेंज हो जाता है, इसको मैलिक एसिड नहीं बोलते जबकि फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। और अगर आपसे मेलोनिक एसिड ना पूछ करके फ्यूमेरिक एसिड पूछा होता कि हाँ भैया कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है ये भी अनसैचुरेटेड होगा। तो यहां पर आपने एक और कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, एक सक्सिनिक एसिड, एक आपने मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, जिसमें आपने जाना कि मैलिक सिस होता है और फ्यूमेरिक क्या होता है आपका ट्रांस होता है। चलो भाई नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम सक्सिनिक एसिड की। ठीक है, चलो सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला मैं बना रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है COOH और फिर CH2 एंड CH2COOH। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब बताइए भाई लोग कि इसमें आपको क्या कहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई देगा, सब सिंगल बॉन्ड है, यानी ये सैचुरेटेड है। अब आ जाइए मैलोनिक एसिड पर। मैलोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? मैलोनिक एसिड फॉर्मूला होता है एक ही कार्बन रहेगा और इससे दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े होते हैं, ये मैलोनिक एसिड है। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सैचुरेटेड हुआ। अब ये एसिटिक एसिड के बारे में बात करें तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बहुत कॉमन है, मेरे ख्याल से आपने पढ़ रखा है, CH3COOH। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड है। नेक्स्ट आइए मैलिक एसिड। आइए मैलिक एसिड देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है मैलिक एसिड का। ठीक है, मैलिक एसिड फॉर्मूला होता है COOH एंड आ गया CH2 और फिर CHOH एंड COOH। ये आपका होता है मैलिक एसिड। ठीक है, जो सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड वो है। यहां पर भी आप देख सकते हैं सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सैचुरेटेड हो गया। नेक्स्ट आइए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर मैंने मार्क भी लगा दिया है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CHOH एंड COOH। ये हो गया आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका सैचुरेटेड हो गया। ठीक है,
तो फाइनली हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसके बेस पर हमने क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया है कि कैसा कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बन सकता है, खासकर नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, उसमें हमने कुछ इजी क्वेश्चन किए, कुछ मॉडरेट किए कि हाँ हमें भैया फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं क्या कोई और क्वेश्चन है। बिल्कुल है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स इन फॉलोइंग। आपको इसमें नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स बताने हैं। अभी हम लोग ने होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक पढ़ा है। आपको पता है होमोसाइक्लिक यानी रिंग में सिर्फ कार्बन होना चाहिए, हेटेरोसाइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम इन्वॉल्व हो जाए तो उसी को हम हेटेरो एटम भी बोलते हैं। तो अगर मैं पहले कंपाउंड में देखूं तो एक ये वाला ऑक्सीजन और एक आपका ये नीचे वाला ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन रिंग में इन्वॉल्व हैं, तो नंबर ऑफ हेटेरो एटम कितने हो गए? 2। सिर्फ नंबर बताने हैं आपको। और अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक रिंग में इन्वॉल्व है नाइट्रोजन, तो इसमें नंबर ऑफ हेटेरो एटम 1 हो गए। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, सेकंडों का काम है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा लगेगा आपको। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि रिंग में एक सल्फर प्रेजेंट है, तो सल्फर है तो भैया नंबर ऑफ हेटेरो एटम कितना हो गया? 1। नेक्स्ट आइए, आपको क्या दिख रहा है कि इसमें कोई हेटेरो एटम इन्वॉल्व है? कोई हेटेरो एटम नहीं है। जो एटम कार्बन के अलावा है वो सब बाहर हैं। मुझे रिंग की बात करनी है, रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं नंबर ऑफ हेटेरो एटम क्या लिखूंगा? 0। यहां जाइए, इसमें देखिए एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हेटेरो एटम 2। इसमें आ जाइए 6 में, नंबर ऑफ हेटेरो एटम कितने हैं? रिंग में 2 नाइट्रोजन इन्वॉल्व हैं, तो मैं नंबर ऑफ हेटेरो एटम 2 लिखूंगा। ठीक, आई होप आपको इस तरह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। देखो भाई, ये सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर क्या है ये? है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि क्वेश्चन का ऐसा भी फॉर्मेट होता है या इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो दिक्कत तो हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब वो जो क्वेश्चन हमने हमने कराना था आपको करा दिया। अब हम लोग देखेंगे आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ग्रुप के बेस पर कैसे क्लासिफाइड किया गया, और इसके अंदर हम लोग कुछ नाम लिखना भी सीखने वाले हैं। ठीक है, वो क्या नाम लिखना सीखेंगे देखिए। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसको मैं एक जनरल फॉर्म RH से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं RH। हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। नाम से पता चल रहा होगा आपको। ये जो R पोर्शन है, R, ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे? ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है। ठीक है, चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हो सकता है 2 कार्बन की चेन हो, 3 कार्बन की चेन, 10, 20, 30, 40, तो उसका एक जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका है R। अभी आगे बताएंगे इस R को कैसे नाम लिखा जाता है और R को क्या कहते हैं। सपोज दैट मैंने एक काम किया कि हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं, इसलिए मैंने एक हाइड्रोजन को अलग दिखा दिया। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो और रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम या कोई दूसरा ग्रुप इसमें अटैच कर दो। ठीक है, कोई दूसरा एटम या कोई दूसरा ग्रुप अटैच कर दो। यहां पर X क्या है? X कोई भी एटम हो सकता है, X एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, एटम का कोई ग्रुप हो सकता है। ठीक, अटैच कर दिया तो अब ये कंपाउंड RX बन गया। पहले जो कंपाउंड था उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन थे, हाइड्रोकार्बन की एक चेन थी। अभी जो हमारे पास दिख रहा है, इस कंपाउंड के 2 हिस्से हो चुके हैं। एक R वाला पोर्शन, एक R वाला हमारे पास पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है। ठीक है, और एक हमारे पास है X वाला पोर्शन, जो कोई एटम या ग्रुप होगा। अब ये जो R वाला पोर्शन है, इसको हम लोग नाम देंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है। और ये जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। उस कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉलिबिलिटी हो गई, ठीक है, और आपका डेंसिटी हो गया, मास हो गया, ये सब, ठीक है, ये सब जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी को बताने का काम ये कार्बन और हाइड्रोजन का चेन करता है, जिसे हम हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एक्स वाला हिस्सा है, ये जो एक्स वाला पार्ट है, ये क्या काम करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए लेकिन मेनली केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे ग्रुप को या ऐसे एटम को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, इन्हीं को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, ठीक। तो कंपाउंड्स के दो हिस्सा, एक हिस्सा कार्बन हाइड्रोजन की चेन जिसे हाइड्रोकार्बन रेडिकल कह रहे हैं, ये उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। उनके सॉल्बिलिटी, उनकी डेंसिटी, उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कि कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कम है, डेंसिटी कैसा है, मास क्या है, इन सब के बारे में कार्बन हाइड्रोजन की चेन रिस्पॉन्सिबल होगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जो दूसरा ग्रुप आके लगा हुआ है, जिस ग्रुप को हम क्या नाम दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा आईपीएससी इसी फंक्शनल ग्रुप पर चलेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा COOH, जिसे हम एसिड बोलते हैं, OH लग जाए तो हम क्या बोल देंगे, एल्कोहल बोल देंगे, NH2 लग जाता है तो हम उसको एमाइन बोल देते हैं, इस तरह के एग्जांपल, ठीक है। ये सब किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप ही कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, पूरा पूरा कंपाउंड बदल जाएगा। खुद सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो C2H5 है और C2H5 है, और मैंने एक में OH लगा दिया और एक में COH लगा दिया। आप अभी पहले फोकस करेंगे कार्बन हाइड्रोजन वाले पोर्शन पर, कार्बन हाइड्रोजन वाले पोर्शन यानी हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर। C2H5 C2H5 दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है, लेकिन OH लगते ही भैया ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, इसको लोग पी लेते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन COH लगते ही ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, पूरी पूरी प्रॉपर्टी ही बदल गई, वो अल्कोहल वो एसिड, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप एक तरीके से केमिकल कंपाउंड्स को ड्राइव करता है, ठीक है, उसका ड्राइवर होता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप तो बाद में देखेंगे, अभी हमारा पूरा जो टॉपिक बेस्ड होगा इसी R को जानने के लिए बेस्ड होगा, कि ये जो R है जिसे हम हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोल रहे हैं, या इसी को हम एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। उस R के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो भाई लोग, हम लोग जानने वाले हैं R के बारे में, जिसे हम हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोलेंगे। अब हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो होता है वो भाई लोग कई टाइप से होता है। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट रेडिकल, मोनोवैलेंट रेडिकल। मोनोवैलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी 1 हो, जो एक तरफ से बॉन्ड बना सके। और सैचुरेटेड का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए। बहुत सिंपल है, ध्यान से बात समझते चलिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मीथेन ले लिया, CH4, CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन, अभी के लिए आप जान लीजिए। अब मैंने मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो जब एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा CH3। भैया CH4 था, आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया CH3, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक निकाल लोगे तो CH3 हो गया, और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसी को तो बोलते हैं मोनोवैलेंट, एक वैलेंसी है, जो बॉन्ड दिखा रहे हैं मतलब एक वैलेंसी। अब इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, ये जो मैंने मीथेन लिखा है ना, आपको करना क्या होगा कि एन वर्ड हटाना होगा और उसकी जगह पर YL जोड़ देना होगा। तो एन हटाकर YL लगाएंगे तो नाम हो जाएगा आपका क्या, मिथाइल। मीथेन से पहुंच गए हम कहां पर, मिथाइल पर, ठीक है।
और फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने लिखा CH3CH3, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ईथेन। ठीक है, ईथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ये हो गया तुम्हारा CH3 एंड CH2, जिसको हम लोग जनरली C2H5 भी लिखते हैं, C2H5। अब एक वैलेंसी फ्री हुई, देखो इधर एक कार्बन से एक वैलेंसी फ्री हुई, तो मोनोवैलेंट रेडिकल है। तो जब भी कोई मोनोवैलेंट आएगा, तो मोनोवैलेंट या सैचुरेटेड आएगा, तो उसके नाम लिखने का यही तरीका होगा कि आपको एन माइनस करना है और YL जोड़ देना है। तो ईथेन था, YL लगा दीजिए, नाम क्या हो गया, इथाइल। तो CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं और C2H5 को हम इथाइल बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसी को मैं थोड़ा जनरलाइज कर दे रहा हूं। जनरलाइज ये है कि सैचुरेटेड वाला भैया हमारे पास तो एल्केन ही है, तो एल्केन में से यानी CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला होता है, उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल लूं तो आपको क्या करना है कि एन को हटाना है, YL जोड़ देना है। एन हटाइए, YL जोड़िए, तो क्या बन गया, एल्काइल। इसलिए मैंने कहा था आर को हम एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं। एल्केन से हमने एल्काइल बना लिया, लेकिन ये काम सिर्फ एल्केन और मोनोवैलेंट के लिए है कि आपको पूरा एन हटाना है और YL लगाना है, मोनोवैलेंट रेडिकल जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक वैलेंसी फ्री हो, यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ हो। ठीक है, अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तुमने एक हाइड्रोजन सिर्फ निकाला है ना, तो कार्बन की संख्या में कोई दिक्कत नहीं, H2n+2 था तो मैं 2n+1 लिख सकता हूं, ये एल्काइल हो गया। तो भैया ये हमारे पास हो गया ईथेन, मीथेन हो गया, हमने एक दो देख लिया एग्जाम्पल। एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं, यहां से और चीजें क्लियर होने वाली हैं। जैसे हमारे पास है CH3, CH2 और CH3, ये हमारे पास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अब इससे थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, देखो भाई, जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी हमारा ग्रोथ नहीं होगा। कंफर्ट जोन में रहने पर ग्रोथ होना बंद हो जाता है। ठीक है, स्ट्रगल करेंगे तभी ग्रोथ होगा। चलो प्रोपेन, प्रोपेन बताने से पहले पहला लेक्चर याद कराते हैं कि आपको 2 टाइप का, 3 टाइप का, 4 टाइप का कार्बन पढ़ाया गया था। एक प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सारे कार्बन सेम नहीं है। ये जो किनारे किनारे के मिथाइल लगे हैं CH3 CH3, वो तो प्राइमरी हैं और एक जैसे हैं, लेकिन ये बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है जो कि सेकेंडरी है। अब मैं कह रहा हूं कि एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मान लो मैंने प्राइमरी वाले से निकाल लिया, किनारे वाले से, चाहे यहां से निकालो चाहे इस प्राइमरी से निकालो, बात एक ही होगा, हमने किनारे से निकाल लिया। तो ये हो गया तुम्हारा CH3 CH2 एंड CH2। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा, जैसा अब तक हम लोग सीखे वही नाम रखेंगे। प्रोपेन था, एन हटाइए और YL लगा दीजिए, ये हो गया तुम्हारा प्रोपाइल। एन हटाकर हमने YL लगा दिया। फिर वही काम मैं कर रहा हूं, अब की बार प्राइमरी से ना हटा करके इस बार मैं सेकेंडरी से हटा देता हूं, सेकेंडरी से। तो सेकेंडरी से हटाने पर CH3 CH यानी बीच वाले कार्बन से हटाया, तो एक वैलेंसी फ्री हो गई। देखो एक वैलेंसी फ्री हुई और CH3। ठीक, जो तरीका सिखा है पहले उसी पे चलेंगे। प्रोपेन, एन हटाना है, YL लगाना है। मोनोवैलेंट रेडिकल में यही तो काम करना है, जब भी एक वैलेंसी फ्री होगी आपको एन हटाना है, YL लगा देना है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोपेन से प्रोपाइल। लेकिन कुछ अटपटा से नहीं लग रहा है, कुछ दिक्कत नहीं आपको समझ में आ रही है? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि दोनों का नाम प्रोपाइल हो गया लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्ट्रक्चर अलग है और नाम एक जैसा हो जाए। इसलिए दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमने क्या काम किया, इससे पहले लगाया एन। एन का मतलब हो गया नॉर्मल, कि भैया ये नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, इससे पहले लगाया गया आइसो, आइसोप्रोपाइल। अब ये क्या नया झंझट आ गया सर जी, नॉर्मल भी है आइसो भी है। अब ये नॉर्मल क्या होते हैं, आइसो क्या होते हैं? ठीक है, पहले काम आप करेंगे कि आइसोप्रोपाइल पर एक मार्क बनाएंगे, इसे मैं बाद में बताऊंगा, आपको याद रखना है आइसोप्रोपाइल यही होता है। ठीक है, अब हम पहले सीखेंगे कि नॉर्मल किसे बोल सकते हैं, किसके नाम के आगे आइसो लगा सकते हैं और किसको हम नियो बोल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं नॉर्मल से। सबसे पहले नॉर्मल जानेंगे। ठीक, एन या नॉर्मल कह सकते हैं।
देखो भाई, नॉर्मल उसके नाम से पहले हम लगाएं चाहे ना लगाएं, अगर मैं यहां ना भी लगाता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल है, उसको अलग से दिखाने की क्या जरूरत है। बस यहां इसलिए लगाया कि थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सके। तो नॉर्मल नाम लगाने की भी जरूरत कोई खास नहीं होती। हाँ, किसी के साथ डिफरेंस मुझे दिखाना है तो मैं लगाऊंगा। तो नॉर्मल का मीनिंग तब लिखा जाता है जब कोई कंपाउंड स्ट्रेट चेन हो। वो चेन कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, नो ब्रांचिंग। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन को हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं, स्ट्रेट चेन या नो ब्रांचिंग। अब कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट चेन है, कैसे पता चलेगा ब्रांचिंग है कि नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे जिग जैग मोशन में लिख दिया इस स्टाइल में, तो क्या आप इसे ब्रांच मान लेंगे? नहीं, ये ब्रांच नहीं है, ये अभी भी स्ट्रेट चेन है। ऊपर नीचे आड़ा तिरछा लिखने से कोई ब्रांच नहीं हो जाता है, ठीक है। मैं आपको तरीका समझाता हूं कि ब्रांचिंग पहचानने का क्या तरीका होता है। किनारे से आप एक कार्बन पकड़ लीजिए और लाइन से उसकी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। किनारे से कार्बन पकड़ लीजिए और पूरे चेन को गिनते हुए चले जाइए। अगर कोई कार्बन छूट गया तो समझ जाइए वो ब्रांच वाला है, और अगर सारे कार्बन को आपने काउंट कर लिया मतलब वो स्ट्रेट चेन वाला है। अगर लाइन से काउंटिंग करने पर कॉन्टिन्यूटी कहीं ब्रेक नहीं होती है और आप सारे कार्बन को काउंट कर ले गए, 1 2 3 4, क्या कहीं कोई कार्बन छूटा? कोई कार्बन नहीं छूट रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट चेन है, भले मैं कितना भी डिजाइन बना के लिख दूं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं नॉर्मल। अच्छा, टोटल 4 कार्बन है तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलने वाले हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा, एक बात बताओ, नॉर्मल ब्यूटेन तो बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन बन गया, तो हम नॉर्मल ब्यूटाइल भी बना सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मुझे जो है वो कंपाउंड जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है और मुझे नॉर्मल ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटाइल ही चाहिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन किनारे से ही निकालना है। हमेशा हाइड्रोजन लास्ट वाले कार्बन से निकलेगा, ठीक है। लास्ट वाले कार्बन से निकालो एक हाइड्रोजन यहां से, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 CH2 एंड CH2। आपने एक सिंगल हाइड्रोजन निकाल करके इसको मोनोवैलेंट रेडिकल बना दिया है। तो आपको करना बस क्या है, एन हटा करके YL लगा देना है। तो नॉर्मल ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। ये नॉर्मल ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटाइल। कहीं और से आप हाइड्रोजन निकाले होते तो वो फिर नॉर्मल ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटाइल ना बनता, वो कुछ और ब्यूटाइल बनता, बनता ब्यूटाइल ही। दो बातें हैं, फर्क समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। थोड़ा सा रुक जाइए, लिखना बंद करके आप आराम से इस बात को समझिए जो मैं भी बोलने वाला हूं। देखो भाई, YL कब लगना है? जब वो मोनोवैलेंट हम बना रहे हैं, YL तो लगना ही लगना है। आपने एक हाइड्रोजन कहीं से भी रिप्लेस किया तो आप एन हटा करके YL लगाएंगे। मोनो रेडिकल का नाम ही लिखने का तरीका है YL। एल्केन एल्काइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल। देखो यहां पर प्रोपाइल प्रोपाइल मैंने कहीं से भी निकाला, मेन नाम तो नहीं चेंज हुआ ना, पहले भी प्रोपाइल बाद में प्रोपाइल। हाँ, मैं हाइड्रोजन कहां से निकाल रहा हूं ये इससे मैटर करता है, कहां से निकाल रहा हूं। मैंने किनारे से निकाला तो मैंने उसको नॉर्मल प्रोपाइल बोल दिया, यहां मैंने 20 वाले से निकाल दिया तो मैंने इसको आइसो प्रोपाइल बोल दिया, ठीक है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे नॉर्मल ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटाइल ही बनाना है तो मुझे फ्रेमिंग नहीं चेंज करनी होगी कि मैं कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल लूं। मुझे स्ट्रक्चर की फ्रेमिंग वही रखनी है। ये नॉर्मल ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटाइल तभी मिलेगा जब आप हाइड्रोजन किनारे से निकालेंगे, मतलब लास्ट कार्बन से निकालेंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक दो एग्जांपल और कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है CH3 CH2 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 एंड CH3। पहले तो ये आप डिसाइड करिए कि क्या ये आपका नॉर्मल है कि नहीं है या ब्रांच वाला है। तो आप एक कार्बन पकड़िए और पूरा काउंट कर डालिए, 1 2 3 4 5। क्या कोई कार्बन छूट गया?
नहीं, सारे कार्बन को आपने लाइन से काउंट कर लिया है। तो जब आप सारे कार्बन को लाइन से काउंट कर लेते हैं तो वो स्ट्रेट चेन हो जाता है। तो उसके लिए मैं नॉर्मल लगा सकता हूं। 5 कार्बन वाले को पेंटेन बोलते हैं, तो ये नॉर्मल पेंटेन हो गया। अगर मुझे नॉर्मल पेंटेन से नॉर्मल पेंटाइल ही चाहिए तो मैं क्या काम करूंगा कि मैं लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लूंगा। तो ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH2। इसको बोल देंगे नॉर्मल पेंटाइल। एन हटाकर YL लगाना होता है, लेकिन नॉर्मल था तो नॉर्मल पेंटाइल। लेकिन अब मैं जो आपको समझाने चाह रहा हूं उससे आपको थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब दोनों में आप फर्क कर पाएंगे। अगर मैं इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, अब देखो मैं किनारे से नहीं निकाल रहा हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले निकालते हैं CH3, CH2, CH2 एंड CH यहां से, और फिर CH3। ये हो गया भाई लोग, ठीक है। अब पेंटेन तो है ना भाई, पेंटेन है तो एक ही तो हाइड्रोजन मैंने निकाला है। एक हाइड्रोजन निकाला मतलब मोनोवैलेंट रेडिकल है। मोनोवैलेंट रेडिकल का नाम कैसे लिखते हैं, एन हटा करके YL, तो पेंटाइल। तो ये भी पेंटाइल है नो डाउट, ये भी पेंटाइल है नो डाउट, लेकिन ये नॉर्मल पेंटेन से नॉर्मल पेंटाइल बना है, लेकिन ये नॉर्मल पेंटाइल नहीं है। अब इसका नाम क्या होगा, सीखो। देखो यहां से मैंने निकाला है, इस कार्बन को आप देखेंगे, ये कार्बन इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, यानी ये दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन से मैंने रेडिकल बनाया है, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा सेकेंडरी पेंटाइल। और सेकेंडरी को लिखने का शॉर्ट तरीका होता है SEC और डॉट लगा देंगे, सेकेंडरी पेंटाइल बोलेंगे। इसको यहां फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी पेंटाइल। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था आपको वो क्लियर हो गया है। अभी आइसो मत आओ, अभी नॉर्मल मैंने समझाया आपको, आइसो एक अलग केस है, उसकी अलग डिफिनेशन है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया, कायदे से समझ लीजिए। अब आइए आइसो पर, आइसो पर, ठीक है। आइसो नाम कब लिखा जाता है, कंडीशन लिख रहा हूं, व्हेन वन मिथाइल ग्रुप, वन मिथाइल ग्रुप, ठीक, attached with second carbon, attached with second carbon in the case of alkane। सेकेंड कार्बन किस केस में, इन द केस ऑफ एल्केन। अगर एल्केन कोई कंपाउंड है तो उसमें आप सेकेंड कार्बन चेक करेंगे और सेकेंड लास्ट कार्बन, और एल्केन के अलावा कोई और दूसरा आ जाएगा तो सेकेंड लास्ट कार्बन चेक करना है, लास्ट से दूसरा वाला कार्बन। व्हेन वन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विद सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन कॉल्ड आइसो, उसी को हम लोग आइसो बोल देंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सपोज दैट, देखो ब्रांच आने के लिए कम से कम 4 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। 3 कार्बन से आप कभी भी ब्रांच नहीं बना सकते, क्योंकि 3 कार्बन आप किसी भी डायरेक्शन में लिखे आप काउंट तो कर ही लोगे। जैसे इसको देखो, मैं इसमें कहूं ये टोटल 4 कार्बन लगे हैं, क्या लाइन से आप चारों कार्बन को काउंट कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। देखो 1 2 3, ये छूट गया कि नहीं, 1 2 3 ये वाला छूट गया, 1 2 3 ये वाला छूट गया। यानी कोई भी तरीका मैं अपना लूं और अगर मैं कंटिन्यू काउंट करना चाहूं, कॉन्टिन्यूअस काउंट करना चाहूं कार्बन को, तो चारों कार्बन को काउंट नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये ब्रांचिंग वाला है, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, और जब सेकेंड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसके नाम से पहले लगाते हैं आइसो। अच्छा, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 पर क्या लिखा जाता है, ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन, ठीक है। तो आइसो अब समझ में आया होगा, सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप। और मैं आपसे कहूं कि आइसो ब्यूटेन से आइसो ब्यूटाइल कैसे बनाते हैं,
आइसोब्यूटेन से मुझे आइसोब्यूटाइल ही चाहिए, तो क्या करना होगा, तो लास्ट वाले कार्बन से भैया हाइड्रोजन निकालना होगा। लास्ट वाले कार्बन से एक रेडिकल फ्री करोगे, CH3 CH CH3 एंड ये हो गया तुम्हारा CH2। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आइसो। एक रेडिकल फ्री हुआ है तो ब्यूटेन था, एन हटाकर YL, एन हटाकर YL, नाम हो गया आइसोब्यूटाइल। लेकिन भाई लोग अभी क्या है, देखो अब इसी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मान लो, चलो ये नंबरिंग हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, आइसोब्यूटाइल, इस वाले कार्बन से मैं कहूं हटाओ, चलो इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा लो, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल ऑब्टेन्ड करना है तो लास्ट वाले कार्बन से, मैंने बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये हो गया CH3 C CH3 एंड CH3। अब यहां से एक रेडिकल फ्री हो चुका है। अब जब यहां से एक रेडिकल फ्री हो गया तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले तो दिमाग में आना चाहिए एक ही तो हाइड्रोजन निकला है ना, यानी ये मोनोवैलेंट रेडिकल बना है। और मोनोवैलेंट रेडिकल का नाम कैसे लिखते हैं, एन हटाना है YL लगाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ब्यूटेन था तो ब्यूटाइल लिख दिया। अब ये आइसो नहीं रह गया, कहां से हटा है, हटा है बी इस वाले कार्बन से। और ये वाला कार्बन कैसे है, देखो ये कार्बन आगे चल करके 3 कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3, यानी ये टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन से हटाकर बनाया गया है तो इसको बोला जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। TERT शॉर्ट में लिखा जाता है, ऐसे ही आपको एग्जाम में बुक में हर जगह लिखा मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, आइसो से आइसो बनाना था तो किनारे से नॉर्मल बनाना है लास्ट वाले कार्बन से, लेकिन और कहीं से निकालोगे तो फिर देखना पड़ेगा कि किस कार्बन से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए और करते हैं इसमें एग्जांपल, आइसो में और करते हैं भैया। चलो जैसे मान लो हमारे पास है एक CH3 CH CH3 एंड CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। लेकिन क्या 6 के 6 कार्बन को आप लाइन से काउंट कर पाओगे, क्या काउंटिंग लाइन से हो पाएगी, नहीं, कोई ना कोई एक कार्बन तो छूट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ब्रांचिंग है, स्ट्रेट चेन तो नहीं है, तो नॉर्मल तो नहीं लग सकता। अब देखो कि अगर 1 2 3 4 5 मैं देखूं तो दूसरे कार्बन से, सेकंड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और जब सेकंड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप आता है तो उसके नाम से पहले लगता है आइसो। टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए, 5 और 1 6, 6 पर क्या हो गया, हेक्सेन, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोहेक्सेन। अब मैं आपसे कहूं कि आइसोहेक्सेन से आइसोहेक्साइल बनाइए तो आप लास्ट वाले कार्बन से, जो आखिरी कार्बन होगा उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH CH3 CH2 CH2 एंड CH2। इसका नाम हो गया तुम्हारा आइसोहेक्साइल। ठीक है, एन हटा करके हमने क्या लगा दिया, YL लगा दिया, ये हो गया तुम्हारा आइसोहेक्साइल। ठीक, चलिए ये तो हमने नॉर्मल जान लिया, आइसो जान लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, एल्केन के केस में दूसरा कोई कंपाउंड होगा, सेकंड लास्ट कार्बन। ठीक है, बात वही हुई। अब हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मल और आइसो के बाद देखेंगे हम लोग नियो। नियो नाम कब लिखा जाता है, नियो, व्हेन टू मिथाइल ग्रुप, जब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाए, अटैच्ड विद सेकेंड लास्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन या तो दूसरे कार्बन पर। ठीक है, किस केस में, इन द केस ऑफ एल्केन, सेकेंड कार्बन किस केस में, इन द केस ऑफ एल्केन। तो ऐसे केस में हम लोग नाम क्या लिखते हैं, कॉल्ड नियो, कॉल्ड नियो। ठीक है भाई लोग, 2 मिथाइल ग्रुप, एक नहीं, एक लगेगा तो आइसो, 2 लग गया तो नियो। जैसे CH3 CCH3 एंड CH3 एंड CH3 ऐसे लगा दिया। अभी क्या आप जितने कार्बन इसमें लगे हैं सबको काउंट कर सकते हो, नहीं, कोई ना कोई 1 या 2 कार्बन छूट जाएंगे ही, कोई ना कोई कार्बन तो छूटेगा ही, इसका मतलब तो नॉर्मल तो नहीं हो सकता, स्ट्रेट चेन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूं 1 2 3, लाइन से मैंने काउंट किया तो ये 2 मिथाइल छूट गए,
और ये दोनों मिथाइल कहां लगे हुए हैं? दोनों मिथाइल लगे हुए हैं सेकंड कार्बन पर। तो दूसरे कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप, नाम क्या लिखने वाला हूं मैं? नियो। ठीक है, नाम से पहले। अच्छा, टोटल कितने कार्बन है? 3 4 5। ठीक है, 3 4 5, 5 पे क्या हो जाएंगे तुम्हारे? पेंटेन। ये हो गया तुम्हारा नियोपेंटेन। ठीक है, अब अगर नियोपेंटेन है भाई लोग, और मैं आपसे कहूं नियोपेंटेन से ही नियोपेंटाइल बनाइए, तो क्या नहीं बना सकते? लास्ट वाले कार्बन से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा लास्ट कार्बन से आप निकालेंगे तो जो नाम था वही नाम रहेगा। नियोपेंटेन था तो नियोपेंटाइल हो जाएगा। CH3 CCH3 CH3 एंड CH2। ठीक है, एक रेडिकल फ्री होने पर, एक हाइड्रोजन निकालने पर आपका एन हटाकर YL लगाना है। तो नियो था, नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल कर दिया गया। ये हो गया आपका नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल। तो फाइनली आपका ये आइसो नियो नॉर्मल दोनों हो गया है। अच्छा, एक क्या है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इतना पढ़ चुके, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया आइसोप्रोपेन बना लो। ठीक है, और एक लो भैया आइसोप्रोपाइल बना लो। ये दो स्ट्रक्चर मुझे बनाइए आप लोग, फिर मैं बताता हूं। पहले 1 सेकंड आप खुद ट्राई कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। आइसोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल। ठीक, चलिए आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आइसोप्रोपेन बनाने खुद कोशिश करता हूं। आइसो कंडीशन है कि दूसरे कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, और प्रोपेन है तो 3 ही कार्बन होने चाहिए। तो 3 कार्बन है, 1 2 3। लेकिन क्या ये ब्रांच है? 1 2 3। ये तो मैंने तीनों कार्बन को काउंट कर लिया, ये तो स्ट्रेट चेन निकल गया। और स्ट्रेट चेन जो होता है वो तुम्हारा नॉर्मल होता है। इसमें आइसो कैसे लगा हुआ है? यानी आइसोप्रोपेन इज नॉट पॉसिबल। ये नॉर्मल प्रोपेन है, आइसोप्रोपेन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, चार मतलब ब्रांच बनाने की कोशिश करोगे तो 4 कार्बन हो जाएंगे ना, और 4 कार्बन पर ब्यूटेन हो जाएगा, वो आइसोब्यूटेन कहलाएगा। समझ आई बात? 3 कार्बन पर आपका ब्रांच नहीं बना करता, ब्रांचिंग की स्टार्टिंग ही 4 कार्बन से होती है। तो अगर मैं 3 कार्बन प्रोपेन को सेटिस्फाइड करता हूं, प्रोपेन नाम लिखता हूं, और आइसो के लिए कंडीशन है सेकंड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप लगा हो जो चेन के अलावा बचा हो, लेकिन यहां पर सेकंड कार्बन से क्या कोई मिथाइल ग्रुप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये तो तीनों कार्बन मैंने काउंट कर लिया, कोई ब्रांच नहीं है। और जब तीनों कार्बन काउंट कर लिया तो ये स्ट्रेट चेन है, और स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल लगता है, ना कि आइसो। इसका मतलब आइसोप्रोपेन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आइसोप्रोपाइल इज पॉसिबल, वो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब आइसोप्रोपाइल इज अ एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है। आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर CH3CH CH3, इसमें आइसो वाली डिफिनेशन फिट नहीं करनी है। सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, ये डिफिनेशन आइसोप्रोपाइल के लिए नहीं लगेगी। ये स्पेशल केस है, एक एक्सेप्शनल केस है, जिसे आपको एज टू एज लर्न करना है, एज टू एज याद रखना है। ये फॉर्मूला CH3CH एंड CH3 दूसरे वाले कार्बन से रेडिकल फ्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए जब एक्सेप्शनल केस के बारे में बात हो ही रहा है तो मैं आपसे पूछ लूं कि आइसोऑक्टेन का क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं? आइसोऑक्टेन इज आल्सो एक्सेप्शनल केस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसे आपको एज टू एज याद रखना है। CH3CH CH3 एंड CH2 CCH3 CH3 एंड CH3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, ये हो गया आइसोऑक्टेन। इसे आपको एज टू एज लर्न करना है, एज टू एज याद करना है। इसमें मत सोचिए कि मैं आइसो नाम लिखूं कि नियो नाम लिखूं। ठीक है, इधर से देखेंगे तो आइसो, इधर से देखेंगे तो नियो। ठीक, आप इसको क्या नाम लिखेंगे? आइसो ऑक्टेन। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना है। तो फाइनली जो मैं आपको बताना चाह रहा था, नॉर्मल, आइसो और नियो,
और हमने देखा मोनोवैलेंट रेडिकल का नाम लिखने का तरीका। मोनोवैलेंट रेडिकल का नाम कैसे लिखते हैं, लास्ट वाले कार्बन से या कहीं भी कार्बन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो आप एन हटाएंगे और वाई एल लगा देंगे, एल्केन से आप एल्काइल बना लेंगे। अभी तक हमने ये देखा। नॉर्मल वाले से बनाएंगे लास्ट कार्बन से निकाल करके तो नॉर्मल एल्काइन, आइसो एल्केन से आइसो एल्काइल बनाना है तो लास्ट वाले कार्बन से, नियो एल्केन से नियो एल्काइल बनाना है तो लास्ट वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। कहीं और से निकालेंगे जैसे सेकेंडरी कार्बन से तो सेकेंडरी एल्काइल हो जाएगा, टर्शरी कार्बन से निकालेंगे तो वो टर्शरी एल्काइल कहलाएगा। ठीक, चलिए ये तो मोनोवैलेंट रेडिकल था। अब मैं आपको सिखाता हूं बाईवैलेंट रेडिकल। बाईवैलेंट रेडिकल, ठीक है। अब ये बाईवैलेंट रेडिकल का मतलब क्या हुआ कि हम दो हाइड्रोजन निकालेंगे या दो वैलेंसी फ्री करेंगे, ठीक है। टू वैलेंसी फ्री, टू वैलेंसी फ्री, जिसमें दो वैलेंसी फ्री हो जाती है, टू वैलेंसी फ्री। ठीक, अब इसके भी दो केस हैं। कौन कौन से दो केस हैं? देखो, पहला केस, इफ टू वैलेंसी फ्री फ्रॉम सेम कार्बन एटम। अगर एक ही कार्बन एटम से तुम दो वैलेंसी फ्री करते हो तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? उसका नाम लिखा जाएगा एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन, इस बेस पर। दूसरा पॉइंट है कि इफ टू वैलेंसी फ्री, वैलेंसी मतलब बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, दो हाइड्रोजन हटाएंगे, दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बची रहेगी। टू वैलेंसी फ्री फ्रॉम विसिनल कार्बन एटम। विसिनल कार्बन एटम कहा जाता है जो कार्बन एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हों। एडजेसेंट पोजीशन को हम लोग विसिनल बोलते हैं। तो विसिनल कार्बन एटम से हटाओगे, दो वैलेंसी फ्री करोगे तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम रखा जाएगा इस नाम के बेस पर एल्काइलीन। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, एल्काइलिडीन एंड एल्काइलीन, एल्काइलिडीन एंड एल्काइलीन। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे आपके पास मीथेन है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो सीख कर आए हैं वही सब काम करेंगे। मीथेन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो बन जाता है CH3। अब बताओ कितनी वैलेंसी फ्री किया गया है? सिर्फ और सिर्फ एक वैलेंसी फ्री हुआ है, एक वैलेंसी फ्री हुआ है। इसका मतलब एन हटा करके आपको क्या लगाना है? YL, मिथाइल। एक वैलेंसी फ्री का मतलब यहां से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बची है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, अभी 3 ही बनाया है, चौथा बना सकता है। तो ये मोनोवैलेंट बना, मिथाइल, आई लगा दिया। अगर इसी कार्बन से मैं एक और हाइड्रोजन हटा दूं, एक ही तो कार्बन है, इससे मैं एक और हाइड्रोजन हटा दूं तो अब यहां पर कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो गई, CH2। तो सेम कार्बन एटम से जब दो वैलेंसी फ्री होती है तो नाम क्या लिखा गया है? एल्काइलिडीन। इसका क्या नाम है? मिथाइल। तो आगे नाम बढ़ा दीजिए, मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। अच्छा, क्योंकि इसमें ऐसा तो कोई दूसरा ऑप्शन बन ही नहीं सकता कि मैं विसिनल कार्बन एटम, मतलब दो कार्बन तो है ही नहीं ना, एक ही कार्बन है, तो इस वजह से मैं मिथाइलिडीन भी लिख सकता हूं और ये वाला भी ऑप्शन लेकर चलते हैं। ठीक है, इसके लिए मिथाइलिडीन भी लिख सकते हैं और इसके बेस पर भी लिख सकते हैं। एल्काइलीन है तो मिथाइल है तो क्या नाम हो जाएगा? इसके बेस पे लिखेंगे मिथाइलीन, मिथाइलीन। ठीक है, और ये जो मिथाइलीन है वो ज्यादा फेमस है, ज्यादा कॉमन है नाम में। ठीक है, दोनों नाम सही है, मिथाइलिडीन और मिथाइलीन, लेकिन ज्यादा प्रचलित यही है। CH2 को मिथाइलीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अच्छे ढंग से लिखना हो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अगर मान लो मेरे पास है इथेन, CH3CH3, इथेन हो गया। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। मान लो मैंने किनारे वाले कार्बन से, दो ही तो कार्बन है, एक कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो ये हो गया CH3CH2। अब एक बात बताइए, एक ही वैलेंसी तो फ्री किए, मोनोवैलेंट बना है तो एन हटाकर YL, इथाइल।
अगर सेम उसी कार्बन एटम से मैं एक और हाइड्रोजन निकाल लूं उसी कार्बन से, तो सेम कार्बन एटम से दो वैलेंसी फ्री हो गई। दो वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, दो बॉन्ड बनाया हुआ है, दो फ्री हो चुके हैं। तो जब सेम कार्बन से दो वैलेंसी फ्री होती है तो क्या नाम होता है? एल्काइलिडीन। तो इथाइल है तो नाम हो जाएगा इथाइलिडीन। ठीक। लेकिन एक पॉसिबिलिटी अब इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि मान लो मैं इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लूं, तो CH2 एंड CH2। अब ये दोनों कार्बन एडजेसेंट हैं, इसी को बोलते हैं विसिनल। तो इसके लिए नाम क्या लिखाया गया है? एल्काइलीन। तो इथाइल है तो इथाइल से क्या हो जाएगा? इथाइलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप करेंगे फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद करेंगे। ये प्रोपेन है, मैं उसमें से कुछ कंडीशन बना दे रहा हूं, हाइड्रोजन हटा हटा करके। CH3 CH2 एंड CH, ठीक है। और एक नाम हो गया CH3 CH एंड CH2, ठीक है। एक ये हो गया, और एक आपका हो गया CH2 CH2 एंड CH2। नहीं, ये नहीं करते हैं, ठीक है। ये करते हैं CH3 C और CH3, ठीक। ये तीन कंडीशन मैंने आपको दी है। वीडियो पॉज करिए, जितना आपको सिखाया गया है आप खुद से करिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। चलो अब देखो, लास्ट वाले कार्बन से दो वैलेंसी फ्री है सेम कार्बन एटम से। अच्छा, प्रोपेन से पहला जब वैलेंसी फ्री हुआ होगा तो नाम क्या पड़ा होगा? प्रोपाइल। अब सेम कार्बन एटम से ही दो वैलेंसी फ्री हो गई तो नाम क्या हो जाएगा? एल्काइलिडीन। यानी प्रोपाइल के बेस पे लिखेंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपाइलिडीन, ठीक। अभी देखो, दो वैलेंसी फ्री है लेकिन विसिनल कार्बन एटम से यानी एडजेसेंट वाले से फ्री है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? एल्काइलीन। यानी प्रोपाइल नाम था तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइलीन, ठीक। नेक्स्ट आइए, अभी देखो इस वाले बीच वाले कार्बन से दो वैलेंसी फ्री है। अब मैं थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग से करके बताता हूं। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं थोड़ी देर के लिए, CH और एक ऐसे लिख दूं, अभी एक वैलेंसी फ्री है। अभी जस्ट आपको पढ़ा कर आ रहे हैं, एक्सेप्शनल केस है, सोचना ही नहीं है, इस फॉर्मूले को तो याद रखना है। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन से इसका नाम मैंने आपको क्या पढ़ाया है? आइसोप्रोपाइल। अभी एक वैलेंसी फ्री है, मोनोवैलेंट है। अगर मैं इसी सेम कार्बन एटम से एक और हाइड्रोजन हटा दूं तो CH3C दो वैलेंसी फ्री हो गई। सेम कार्बन एटम से दो वैलेंसी मैंने फ्री कर दी, तो नाम क्या था? एल्काइलिडीन। तो ये था आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल से नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन। आइसोप्रोपाइलिडीन, ठीक। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब अच्छे ढंग से कि एल्काइलिडीन कैसे लिखते हैं, एल्काइलीन कैसे नाम लिखा जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब मान लो कोई अनसैचुरेटेड है हमारे पास, अनसैचुरेटेड है, यानी हमने ले लिया पहले एल्कीन। तो आपको करना क्या है कि एल्कीन में से जब भी एक हाइड्रोजन निकलेगा तो आपको सिर्फ ई हटाना है और YL जोड़ देना है। लास्ट का ई हटाना है और YL। देखो, मोनोवैलेंट रेडिकल जब भी बनाओगे तो तुम्हें YL लगाना होगा। एल्केन में कर रहे थे तो एन हटाकर YL, एल्काइल हो रहा था। एल्कीन करेंगे तो उसमें लास्ट का बस ई हटाना है और उसमें YL जोड़ देना है, तो नाम क्या हो जाएगा? एल्कीनाइल, ठीक है। चलो करके देखते हैं। जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है भैया ईथीन। अब ईथीन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो करना क्या है आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये एक रेडिकल फ्री हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH का नाम क्या हो जाएगा? आपको ई हटाना है और YL लगा देना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथिनाइल। इसको क्या बोलेंगे? इथिनाइल, ठीक है। अब चलो भाई, अब क्या करना है आपको? अगर मान लो इसी सेम कार्बन एटम से मैं एक और हाइड्रोजन हटा दूं
तो बाइवेलेंट रेडिकल बन गया। बाइवेलेंट रेडिकल का नाम क्या था? एल्काइलिडीन। बस यही नाम हो जाएगा इथिनाइलिडीन। CH2 डबल बॉन्ड C, ये हो गया इथिनाइलिडीन। इथिनाइलिडीन, ठीक। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मजे की बात कि ये जो इथिनाइल है CH2 डबल बॉन्ड CH, इस नाम से तो ये कम फेमस है। इसका एक नाम और होता है विनाइल। इसे एज टू एज याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलेंगे विनाइल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH है और उससे क्लोरीन लग गया। अब देखो नाम लिखना कितना CH2 डबल बॉन्ड CH, इतने का नाम मैंने क्या बताया है? या तो इथिनाइल या तो विनाइल। आपने इतने के लिए लिखा विनाइल और Cl के लिए क्या लिख देते हैं? क्लोराइड। नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसीलिए सिखाया जा रहा है हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जो अभी आपको आगे मिलेगा। यहां तक कि कॉमन नेम हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डेराइव्ड नेम पढ़ेंगे, फिर आईपीएससी पढ़ेंगे। उस सब में ये सब का यूज होने वाला है। रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का यूज बहुत है ऑर्गेनिक में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी में एक और। मान लो हमारे पास है CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलने वाले हैं? इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपीन बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, ये इस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है आईपीएससी का, जाए पहले उसे कंप्लीट करे तब यहां पर आए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? sp2, ठीक है। तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन एक निकाल दूं तो ये नाम हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH। बोलो भाई, एक ही रेडिकल फ्री किया गया है। एक रेडिकल फ्री होने पर E हटाना है और आपको क्या लगा देना है? YL। इसका नाम होता है प्रोपिनाइल। E हटाया ना मैंने, बस E हटाकर YL लगा दिया, प्रोपिनाइल। लेकिन अगर ये लास्ट वाला कार्बन जो CH3 है, ये वाला कार्बन जिसको sp3 कार्बन बोलेंगे। क्यों sp3 है? क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अगर तुमने हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका एक नाम फिक्स होता है, उसे आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं एलाइल। इसको क्या बोल देंगे? एलाइल। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH और मैंने यहां OH लिख दिया, ठीक है। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला CH क्या है? सॉरी CH2, ये क्या है? इतना हिस्सा, ये वाला कार्बन क्या था? sp3। देखो sp3 से तुमने हटाया, वैलेंसी फ्री करके OH लगा दिया, तो ये पूरा नाम ये क्या बताया? एलाइल। तो इतने के लिए तो तुमने एलाइल लिख दिया और OH के लिए क्या लिखते हैं? एल्कोहल। तो नाम क्या पड़ गया? एलाइल एल्कोहल। आगे सब यूज होगा, ठीक है। चलो भाई, अगर मान लो एल्काइन होता तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है यानी इसको हम इथाइन बोलेंगे। इसमें भी वही काम करना है। अगर मैं एक हाइड्रोजन यानी एक वैलेंसी फ्री कर रहा हूं, ठीक है, तो E हटाना है और आपको YL जोड़ देना है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C का नाम हो जाएगा इथाइनाइल। इथाइनाइल, सेम कार्बन एटम से हटाया, मतलब एक वैलेंसी फ्री किया गया तो इसका नाम हो गया इथाइनाइल, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, जिसको मैं sp कार्बन भी कह सकता हूं, इससे मैंने हाइड्रोजन निकाला, ठीक, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, एक वैलेंसी सिर्फ फ्री किया, इसका नाम होता है प्रोपाइन। तो एक वैलेंसी फ्री करने पर E हटा करके YL लगाते हैं तो नाम हो जाएगा प्रोपाइनाइल। प्रोपाइनाइल। लेकिन अगर sp कार्बन से नहीं, ये जो आपको दिख रहा है साफ साफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन यानी sp3 कार्बन, अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो हो जाएगा CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। sp3 से हटाया तो इसका नाम आपको एज टू एज याद करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रोपर गाइल। प्रोपर गाइल, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोपर गाइल। तो फाइनली मैंने कुछ आपको यहां पर हाइड्रोकार्बन रेडिकल के नाम लिखना सिखाए हैं। मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, सेम कार्बन एटम से
अगल बगल वाले कार्बन एटम से, एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइल के। ठीक है, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ऐसा अगर कुछ आपको मिल जाता है तो इसका नाम डायरेक्ट याद रखिएगा क्रोटाइल। इसको क्या बोलते हैं? क्रोटाइल। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें, इसको आपको डायरेक्ट याद करना है। ठीक, चलो भाई, अब क्या है, मैंने नॉर्मल वाले देखे, एलिफेटिक वाले देखे, यानी ओपन चेन। अब तो आप क्लासिफिकेशन पढ़ करके आ रहे हो ना भाई, ओपन चेन वाले सब ओपन चेन थे, क्या कहीं कोई साइक्लिक आया था? नहीं आया था। मान लीजिए अगर मैं साइक्लिक में रेडिकल बनाना चाहूं तो क्या नाम और कैसे लिखेंगे? जो रूल पीछे पढ़ा चुके हैं वही रहेगा, बस नाम में देखो ये क्या है, साइक्लिक। साइक्लिक में साइक्लो वर्ड लगता है, 3 कार्बन से बना है तो ये कहलाएगा प्रोपेन, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है। एल्केन है, साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं साइक्लोप्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं किसी कार्बन से, ठीक है, मान लो यहां से किसी कार्बन से, तीनों कार्बन सेम है, एक कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो मान लो यहां से निकाला था तो यहां की एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो जब एक वैलेंसी फ्री होती है तो एन हटाकर वाईएल, नाम जैसा था वैसे ही रहेगा, साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपाइल हो गया, साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपाइल। मान लो उसी सेम कार्बन एटम से मैं एक और हाइड्रोजन निकाल दूं, तो सेम कार्बन एटम से 2 वैलेंसी फ्री, तो नाम क्या था? एल्काइलिडीन। तो साइक्लोप्रोपाइल था तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइलिडीन, साइक्लोप्रोपाइलिडीन ऐसे लिख सकते हैं। अब तो अगल बगल से हटा लेते तो एल्काइलिन यानी साइक्लोप्रोपाइलिन ये नाम हो जाता। ठीक है, और एक आध दो एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो हमारे पास 4 मेंबर रिंग होता तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, अगर कहीं से एक हाइड्रोजन आप निकाल लेते हैं तो एक वैलेंसी आपकी फ्री हो गई, एक वैलेंसी फ्री हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं? साइक्लो, एन हटाकर वाईएल, साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, अब यहां से हम क्या काम करें? एक हाइड्रोजन और निकाल लें, लेकिन सेम कार्बन एटम से नहीं, बगल वाले से निकाल लेते हैं, विसिनल कार्बन एटम से। ठीक है, विसिनल से एक यहां से भी, एक यहां से भी फ्री हो गया। तो जब विसिनल कार्बन एटम से हटाते हैं तो क्या नाम रखते हैं? एल्काइलीन। तो हम इसको लिखेंगे साइक्लोब्यूटाइलीन, साइक्लोब्यूटाइलीन। ये तो नाम लिखने के ऊपर है, ऐसे जल्दी मिलते नहीं है कोई कॉम्प्लेक्स या कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक का कि इस तरह का आपको ग्रुप लगा हुआ मिले। ठीक है, तो हम लोग नाम सीख चुके हैं तो किसी में भी बना ले रहे हैं। तो कोई भी अब साइक्लिक आ जाएगा, मेरे ख्याल से आप नाम लिख लेंगे। एक हटेगा, जनरली आपको मोनोवैलेंट वाले ही मिलते हैं, एक हटेगा तो आपको, एल्केन है तो एन हटाकर वाईएल लगाना है, एल्कीन है तो ई हटाकर वाईएल लगाना है, एल्काइन है तो उसमें भी ई हटाकर वाईएल लगाना है मोनोवैलेंट रेडिकल के लिए। कुछ नाम स्पेशली याद रखने हैं, क्रोटाइल, प्रोपरगाइल, दो काफी इंपॉर्टेंट है, विनाइल और एलाइल, उसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, अगर तुमने साइक्लिक में जान लिया तो एरोमेटिक, एरोमेटिक अभी फिलहाल के लिए आप जानेंगे सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। एरोमेटिक बस इतना जानिए कि बेंजीन वाला जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। अब उनके नाम हाइड्रोकार्बन रेडिकल में कैसे लिखते हैं? देखो बेंजीन जो होता है वो 6 कार्बन का एक रिंग होता है जिसमें 3 पाई बॉन्ड लगे रहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, इसको बेंजीन बोलते हैं। और इसका एक नाम और होता है फीन, इसको फीन बोलते हैं। मान लो एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, तो एक हाइड्रोजन हटा दिया तो हर कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन होता है, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो आपको क्या करना है? ये फीन के बेस पे नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये ई हटाकर आपको वाईएल लगा देना है, तो ई हटाकर वाईएल लगाएंगे, नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल। अच्छा, इसमें सेम कार्बन एटम से 2 वैलेंसी तो आप कभी नहीं फ्री कर सकते, क्योंकि कार्बन पर तो एक ही हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन का, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो एक ही वैलेंसी फ्री कर पाए, सेम कार्बन एटम से 2 नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि बगल वाले से एक और निकाल ले, मान लो यहां से तुमने एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो ये तुम्हारा विसिनल बन गया, और विसिनल वाले का नाम कैसा होता है? एल्काइलीन। तो इसका नाम क्या है? फिनाइल, तो इसी बेस पे लिखेंगे फिनाइलीन। ठीक है, चलो भाई लोग नेक्स्ट देखते हैं। मान लो बेंजीन रिंग है
और CH3 लगा हुआ है। तो बेंजीन रिंग पर जब CH3 लगता है तो उसे बोलते हैं टॉलीन। ठीक है, अब टॉलीन जो होता है इसमें क्या है कि अगर मैं जो बाहर CH3 लगाए यहां से मैं हाइड्रोजन निकालना स्टार्ट करूं बाहर वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, तो क्या हो गया तुम्हारा CH2, एक रेडिकल फ्री हुआ। तो क्या करना है, ईन हटाकर YL, टॉलिनाइल। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक, अब इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कैसे लिखते हैं। इसमें एक कार्बन, एक वैलेंसी फ्री हुआ तो इसका नाम होता है बेंजाइल। इसको बेंजीन के उस पे लिखते हैं बेंजाइल। ठीक है, और अगर मान लो एक और हाइड्रोजन निकाल दूं वही कार्बन से, तो दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी CH। ठीक है, इसको लिखते हैं बेंजल। ठीक है, और एक और निकाल दूं तो भैया इसको लिख देंगे, तीन वैलेंसी फ्री हो गई, इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं बेंजो, इस रेडिकल का नाम बेंजो लिखेंगे। नोट कर लो भाई, लंबी क्लास हो रही है, एक बार में रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो, मुझे लगता है 1 घंटे से तो ऊपर हो ही गई होगी। देखते हैं कितना हो गया। हाँ, 1 घंटा क्या 1.5 घंटा हो गया है, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चल रहा है। 1.5 घंटे क्लास है, तो कोशिश करूंगा 2 पार्ट्स में इस वीडियो को अपलोड करूंगा आपको। ठीक है, तो चलो भाई लोग, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ लेते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। फिर हमने ग्रुप के बेस पर देखा तो उसमें आ गया हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने सबसे पहले सीख लिया कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम कैसे लिखा जाता है, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में, फिर हमने साइक्लिक में सीखा, फिर एरोमेटिक में सीखा। तो ये पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हमारे पास लास्ट एक क्लासिफिकेशन बच गया था बेस्ड ऑन होमोलॉगस। ठीक है, तो हम होमोलॉगस के बेस्ड पर कैसे क्लासिफाइड करते हैं और ये होमोलॉगस है क्या, होमोलॉगी का कॉन्सेप्ट क्या है, या होमोलॉगस सीरीज किसे बोलते हैं। ठीक है, अब जो मैं जैसे समझा रहा हूं ध्यान से सुनिए, बाकी तो आपका यहां पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप उस डिफिनेशन को पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, जनरल फॉर्मूला सेम हो, जिनके स्ट्रक्चरल फीचर सेम हो, यानी पूरी तरीके से स्ट्रक्चर एक जैसा हो। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला रहे, चेन वाला है तो चेन वाला है, ठीक है, आइसो है तो आइसो है, नियो है तो नियो है, ठीक है, ब्रांच है तो ब्रांच है। एक टाइप के एटम पाए जाएं, अगर किसी एक कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो दूसरे में भी ऑक्सीजन रहे, एक में क्लोरीन है तो दूसरे में भी क्लोरीन रहे, सब कुछ सेम हो, बस उनमें किस बात का डिफरेंस हो, उनमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। चाहे एक CH2 का हो, चाहे 2 CH2 का हो, चाहे 3 CH2 का हो, लेकिन CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर CH2 का डिफरेंस है और बाकी सब कुछ सेम है तो ऐसे कंपाउंड्स को आपस में होमोलॉग कहा जाता है, और ऐसे सीरीज को, ऐसे कंपाउंड्स के सीरीज को हम लोग होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रक्चरल फीचर सेम हो, जनरल फॉर्मूला सेम हो, सब कुछ सेम हो, जब मैं बोल दे रहा हूं सब कुछ सेम हो, बस किस बात का डिफरेंस हो, CH2 का, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, CH2 का। अब चाहे वो एक CH2 हो, 2 CH2, 3 CH2, एटलीस्ट एक CH2 का तो डिफरेंस होना ही चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग होमोलॉग बोलेंगे, और ऐसे कंपाउंड्स के सीरीज को होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। यही आप मेरे डिफिनेशन में लिखा हुआ है, और इस डिफिनेशन को हम डिकोड भी करेंगे कि सेम स्ट्रक्चरल फीचर का मीनिंग क्या है, सेम जनरल फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है, CH2 के डिफरेंस आने का मीनिंग क्या होता है, वो सब आगे देखने वाले हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल देखते हैं होमोलॉगस सीरीज का। जैसे सपोज दैट हमने क्या लिया, मान लो मैंने लिया CH4, मैं तुम्हें एक एल्केन की सीरीज बना के दिखा रहा हूं, एल्केन। ठीक है, चलो एक एल्केन बनाते हैं। तुम्हें पता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तुम चाहे तो इसी बेस पर कई सारे कंपाउंड्स बना सकते हो। पहला कार्बन से स्टार्ट करते हैं एल्केन, n की जगह 1 रखो, CH, 2 into 1, 2 + 2 4, CH4। n की जगह पर 2 रखो, C2H, 2 into 2 + 2 क्या हो गया तुम्हारा 6, C2H6।
3 कार्बन का बनाओगे C3 2 इंटू 3 प्लस 2 6 प्लस 2 क्या हो गया 8 C3H8। इसी तरह 4 कार्बन का बनाओगे तो C4 4 इंटू 2 प्लस 2 10 C4H10, इस तरह सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दो कंपाउंड हैं जैसे मीथेन और इथेन C2H6, इनमें मैं डिफरेंस अगर निकालूं तो आप देखेंगे 2 कार्बन और 1 कार्बन का डिफरेंस, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, यानी जो आसपास वाले कंपाउंड होंगे उनमें एक CH2 का डिफरेंस तो पाया ही जाएगा। यहां देखो 3 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन का डिफरेंस, 8 और 6 2 CH2 का डिफरेंस। इसी तरीके से इसमें भी CH2 का डिफरेंस। तो इनका स्ट्रक्चरल फीचर सेम है। क्यों स्ट्रक्चरल फीचर सेम है? क्योंकि तुम्हें पता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सब स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, तो स्ट्रक्चरल फीचर तो सेम है ना भाई, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला भी सबका सेम है। इसी जनरल फॉर्मूला से हमने मीथेन भी बनाया, इसी जनरल फॉर्मूला से हमने इथेन भी बनाया, इसी जनरल फॉर्मूला से हमने प्रोपेन भी बना दिया। सब कुछ सेम है, बस CH2 का डिफरेंस पाया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये आपस में होमोलॉग हैं और इस सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज बोल देंगे, ठीक है। एक सीरीज का एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है CH3OH और एक दे दिया CH3CH2OH और आपसे पूछ लिया क्या ये आपस में होमोलॉग हैं कि नहीं है, ये आपस में होमोलॉग हैं कि नहीं। तो देखो OH OH स्ट्रेट चेन, किस बात का डिफरेंस है? एक CH2 का। देखो ये वाला जो CH2 इसमें है इसमें नहीं है, तो मैं कह सकता हूं दोनों आपस में क्या है, होमोलॉग्स, ठीक। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने लिख रखा है ये, ठीक, NH2 लगा दिया और एक इस तरह लिख रखा है। इन दो कंपाउंड में आपको कंपैरिजन करना है। तो पहली बात तो ये साइक्लिक, तो ये भी साइक्लिक, इसी की बात मैं कर रहा था कि स्ट्रक्चरल फीचर सेम होना चाहिए। और क्या है, NH2 सेम टाइप का एटम भी होना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन है तो भैया इसमें भी नाइट्रोजन है। अब क्या डिफरेंस है तुम्हें दिख रहा है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, मतलब एक कार्बन उसमें ज्यादा है, यानी CH2 का डिफरेंस पाया गया। तो इनको भी मैं आपस में क्या बोल सकता हूं, होमोलॉग्स बोल सकता हूं। और इनकी जो सीरीज बनती चली जाएगी उसे हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, यहां पर मैंने कुछ होमोलॉगस सीरीज के जनरल फॉर्मूले लिख दिए हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आप चाहें तो जो कंपाउंड्स आपको गिवन है उसके हेल्प से भी आप ये जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला अभी पीछे बता करके आ रहे हैं, CnH2n+2 होता है, ठीक है। और एल्कीन का CnH2n। अब एल्कीन का जो पहला कंपाउंड होगा वो एक कार्बन का तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कम से कम 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो पहला अगर मुझे मॉलिक्यूल बनाना हो तो 2 रख दो, C2 2 इंटू 2 4 C2H4। 3 कार्बन का बनाना होगा तो C3 और 2 इंटू 3 6 तो C3H6। आराम से बना लेंगे आप। एल्काइन CnH2n-2, 2 कार्बन से स्टार्टिंग करना है, C2 2 इंटू 2 4 -2 2 हो गया C2H2। 3 कार्बन का बनाना है तो C3 2 इंटू 3 6 -2 C3H4। इस तरह से आप पूरी सीरीज बना सकते हैं जनरल फॉर्मूला पता होने से। एल्कोहल का बनाना है तो क्या रखेंगे, CH3OH, एक कार्बन का, चाहे तो आप रख के देख लीजिए, C1 2 इंटू 1 2 + 2 4, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 और 1 4 और 1 ऑक्सीजन। इसी तरीके से 2 कार्बन का जब बनाएंगे तो आपको बनेगा C2H5OH। तो इसमें रख के चेक करो, 2 इंटू 2 4 4 + 2 6, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरीके से सबका आप बना सकते हैं। ये ईथर क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर का एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे CH3 और OCH3, आगे पढ़ेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप को, CH3OCH3, ठीक है। ये ईथर हो गया, इसमें भी 2 कार्बन से स्टार्टिंग होती है, बीच में एक ऑक्सीजन आता है। हैलाइड मतलब जैसे हमारे पास C2H5Br है जिसमें हैलोजन आ जाते हैं, उसे हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। हैलाइड में आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब X की जगह पर लग सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पुट करके देखिए, C2H5Br 2 कार्बन का बनाना है, 2
2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5। देखो 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन आ रहा है अगर 2 कार्बन का बनाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन CnH2nO, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, मतलब जनरल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे एक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लीजिए, CH3CHO, CHO एल्डिहाइड हो गया, एंड CH3COCH3, ठीक है। इसमें कीटोन की स्टार्टिंग कम से कम 3 कार्बन से होती है। ये मैंने कीटोन का एग्जांपल लिखा है और ये वाला एग्जांपल तुम्हारा एल्डिहाइड का है, ठीक है। और एसिड या ईस्टर, इसमें 2 ऑक्सीजन होता है। जैसे एसिड क्या होता है, COOH, ठीक है, ये तुम्हारा एसिड हो गया। और ईस्टर क्या होता है, CH3COOCH3। ईस्टर में ये होगा कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन के साथ कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन अटैच रहेगा, तो ईस्टर हो जाता है, ठीक है। कोई ना कोई हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी रहेगा, ठीक है, वो ईस्टर की कैटेगरी में आएगा, COO, ठीक। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले मैंने अलग अलग होमोलॉगस सीरीज के यहां पर लिख दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, मैंने जो वहां पर डिफिनेशन आपको लिखवाई थी होमोलॉगस की, कि होमोलॉगस की डिफिनेशन ये है कि जनरल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फीचर सेम, बस CH2 का एक डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो उसे हम लोग होमोलॉग्स बोल देते हैं और सीरीज को होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। तो मैंने कहा तो उसको डिकोड करेंगे, चलो भैया डिकोड करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर जनरल फॉर्मूला सेम हो भी गया, जनरल फॉर्मूला सेम है, तो इसका क्या मतलब होता है। जनरल फॉर्मूला अगर सेम हो जाए तो इसका मतलब है कि उन कंपाउंड्स की जो बनाने की विधि होती है, बनाने का मेथड होता है, वो सेम है। मतलब जैसे एल्केन है तो एल्केन में मीथेन भी आएगा, इथेन भी आएगा, प्रोपेन भी आएगा, ब्यूटेन भी आएगा। ये सब एक ही होमोलॉगस सीरीज के हैं, इनका जनरल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब इनके बनाने का तरीका भी सेम होगा। मीथेन को मैं बना सकता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से, तो इथेन को भी इसी मेथड से बना सकता हूं, प्रोपेन को भी इसी मेथड से बना सकता हूं। बनाने की विधि जनरली सेम रहेगी, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम रहना कंपलसरी है। अगर एटम ही बदल गए, एक में क्लोरीन एक में ब्रोमीन, वो होमोलॉगस सीरीज नहीं हो सकता, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल सब कुछ सेम होना चाहिए, मैंने कहा ना सब कुछ सेम होना चाहिए। तो अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आज ही पढ़ करके आ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो अगर किसी का फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। अच्छा मैंने कहा CH2 का डिफरेंस होगा, अच्छा बताओ CH2 है क्या। CH2 तो है ना कार्बन हाइड्रोजन की एक चेन, कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल है CH2। तो CH2 किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कार्बन हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो अगर CH2 का डिफरेंस है कंपाउंड्स में, तो इसका मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस पाया जाएगा। और जो दो पास पास के होमोलॉग्स होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है, एक CH2 का, और एक CH2 का वेट कितना होगा 14 यूनिट। कैसे, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, 12 और 2 14, ठीक है। यानी 14 यूनिट का, दो पास पास वाले होमोलॉग्स के बीच में 14 यूनिट का डिफरेंस पाया जाता है। तो फाइनली मैंने आपको होमोलॉगस सीरीज के बारे में बता दिया, डिकोड कर दिया, उनकी प्रॉपर्टीज आपसे शेयर कर ली, एक्सप्लेन कर दिया। आइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोपेंटाइल अल्कोहल का आपको एक लोअर और एक हायर होमोलॉग बनाना है। अरे मेरे भाई आइसोपेंटाइल अल्कोहल तो पहले बनाएं, पढ़ करके आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल कायदे से, खुद से बनाओ पहले आइसोपेंटाइल। आइसो का मतलब सेकंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप। आइसो हो गया, पेंटाइल का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। आइसो पेंटाइल है मतलब लास्ट वाले कार्बन से ही रेडिकल फ्री हुआ होगा, ये आइसो पेंटाइल हो गया। एल्कोहल बनाना है मतलब OH जोड़ दीजिए। तो आइसोपेंटाइल अल्कोहल यानी सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, आइसोपेंट का मतलब 5 कार्बन, आइल आइसोपेंटाइल यानी लास्ट वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई होगी, OH जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका आइसोपेंटाइल अल्कोहल। अब भैया आगे बढ़ते हैं, सवाल में कह रहा है एक हाइयर और एक लोअर होमोलॉग बनाना है। तो हाइयर और लोअर होमोलॉग का क्या मीनिंग होता है, हाइयर और लोअर होमोलॉग का। तो जब भी आपसे एक हाइयर कहेगा
तो आप एक CH2 ऐड कर देंगे, और जब लोअर कहेगा तो एक CH2 निकाल लेंगे। जब भी हायर होमोलॉग कहेगा एक CH2 जोड़ देंगे, लोअर होमोलॉग कहेगा तो एक CH2 आप निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस मैनर में जोड़ना है, इस मैनर में निकालना है कि स्ट्रक्चरल फीचर बिगड़े नहीं। पहले ही कंडीशन है स्ट्रक्चरल फीचर सेम होना चाहिए, मतलब अगर ये आइसो है तो एक CH2 जोड़ने पर वो आइसो ही रहे, एक CH2 निकालने पर वो आइसो ही रहे। ऐसा ना हो कि आइसो से नॉर्मल बन जाए, तुमने ऐसा निकाला या ऐसा जोड़ा, आइसो से नियो बन जाए या कुछ और बन जाए। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करना है लास्ट में ही CH2 जोड़ो और लास्ट से ही CH2 निकालो। सबसे सिंपल तरीका, कभी गलती नहीं होगी। CH3 CH3 CH2, लास्ट वाला एक CH2 में एक और CH2 जोड़ दो, तो 5 था 6 हो गया, तो हम इसी को क्या बोल सकते हैं, आइसोहेक्साइल अल्कोहल। अच्छा, एक CH2 निकालना है तो कहां से निकालोगे, लास्ट वाला ही CH2 निकाल लो। हमेशा लास्ट से निकालो, लास्ट से जोड़ो, कभी कोई गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एक कार्बन मतलब एक CH2 निकाल लिया, 5 थे, एक निकल गया, 4 हो गए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब देख लो क्या स्ट्रक्चरल फीचर बिगड़ा, ये तीनों होमोलॉग हैं आपस में, आइसोपेंटाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसोहेक्साइल, सब में CH2 का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, OH सेम, आइसो सेम, सब कुछ सेम, बस तीनों में CH2 का डिफरेंस पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तरीका था हायर और लोअर होमोलॉग बनाने का। अब आगे देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ पेयर दे देगा और आपसे कहेगा पहचानने के लिए कि बताइए आपस में होमोलॉग हैं भी कि नहीं है। तो भाई लोग फिर से वही काम, वीडियो पॉज, तुरंत खुद से करिए। अब तो आप खुद से भी कर सकते हैं, सब कुछ सेम होना चाहिए, बस एक CH2 का डिफरेंस, 3 कार्बन 3 कार्बन। अब एक बात बताओ, क्या CH2 का डिफरेंस हुआ, CH2 का डिफरेंस होता तो कार्बन के नंबर चेंज हो गए होते, लेकिन 3 कार्बन होमोलॉग हो ही नहीं सकता। इधर आओ, इसमें देखो CH3 CH2OH, यहां OH लगा है, OH होता है एल्कोहल, और यहां पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, इसको बोलते हैं ईथर। अभी पीछे बता कर क्या रहे हैं, तो एल्कोहल और ईथर एक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए, सब कुछ सेम होना चाहिए था। यहां एल्कोहल है तो यहां भी एल्कोहल होना चाहिए था, होमोलॉगस नहीं हो सकते। इधर देखिए, यहां है CHO यानी एल्डिहाइड, CHO यानी एल्डिहाइड, यहां पर भी CHO है, CHO यानी एल्डिहाइड, तो सेम हो गया। ओपन चेन, स्ट्रेट स्ट्रेट, क्या डिफरेंस है, देखो यहां पर ये जो H है, उसी H में अगर मैं CH2 जोड़ दूं तो CH3 बन गया कि नहीं बन गया, यानी दोनों के बीच में सिर्फ CH2 का डिफरेंस पाया जा रहा है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, होमोलॉग तो हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, इसको देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन एल्कीन, डबल बॉन्ड, बस क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क है CH2 का, यानी ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, होमोलॉग हो गए। नेक्स्ट आओ, यहां भैया क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, क्या कहा गया था, सेम टाइप का एटम होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ एटम है ही नहीं, होमोलॉग नहीं हो सकते। अब 6 वाला देखो, इंपॉर्टेंट है, एक नजर में आप कहोगे कि दोनों होमोलॉग हैं, क्यों, बेंजीन रिंग, OH OH सब सेम, क्या फर्क है, एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया, तुरंत टिक, होमोलॉग हो गया, गलत हो जाएगा, होमोलॉग नहीं है। क्यों, देखो जब कभी भी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH लगता है तो उस OH को बोलते हैं फिनोलिक OH, फिनोलिक OH बोला जाता है। और बाहर किसी चेन से कार्बन से जब OH लगता है तो ये नॉर्मल अल्कोहल होता है, अल्कोहलिक OH। और ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, और क्या कहा गया है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं तो होमोलॉग नहीं हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH फिनोलिक OH, कार्बन से OH एल्कोहलिक OH, बाहर किसी चेन से, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने गए। आइए इसको देखते हैं, ये भी फिनोलिक OH है, ये भी फिनोलिक OH है, हर बेंजीन रिंग पर एक कार्बन, हर बेंजीन रिंग के कार्बन पर एक हाइड्रोजन, उसी में CH2 जोड़ दो तो देखो CH3 बन जाएगा।
दोनों का स्ट्रक्चरल फीचर सेम, दोनों आपस में होमोलॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल है। 8 नंबर, आप बताइए क्या ये आपको होमोलॉग दिख रहा है? ये ओपन चेन, ये क्लोज चेन, स्ट्रक्चरल फीचर ही खराब हो गया, मामला ही गड़बड़, होमोलॉग नहीं हो सकता। अच्छा, ये कौन सा एमाइन है? ये भी मैं आपको आईपीएससी लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूं। ये प्राइमरी एमाइन है। जब नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्ट होता है तो उसको प्राइमरी एमाइन बोलते हैं, और जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्ट होता है तो उसको सेकेंडरी एमाइन बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल फीचर कहां सेम हुआ? प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, होमोलॉग नहीं है। सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों तरफ कार्बन, उसे कीटोन बोलते हैं, और CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है तो होमोलॉग तो नहीं हो सकता। ये है आपका साइक्लिक, साइक्लिक, क्लोरीन, क्लोरीन, सारे एटम भी सेम है, हर टाइप का एटम भी सेम है, और स्ट्रक्चरल फीचर भी सेम है। बस फर्क क्या है, ये 5 कार्बन का, ये 6 कार्बन का, होमोलॉग हो गया। COOH एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या फर्क है? H था, CH2 जोड़ दिया, CH3 बन गया, ये आपका हो गया होमोलॉग्स। ये बताइए, CH3CO, CH2, CH3, CH3CO, CO कीटोन, कीटोन, ओपन चेन, ओपन चेन, एक CH2 जो कि इसमें नहीं है, CH2 का डिफरेंस, होमोलॉग हो गए आपस में। ठीक है भाई लोग, ये हमने आज के लेक्चर में पूरा क्लासिफिकेशन सीखा, और क्लासिफिकेशन के अलावा भी आपने देखा कि कितनी ढेर सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सीख के आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए हाइड्रोकार्बन रेडिकल बहुत जरूरी था, हेटेरोएटम, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक और होमोलॉगस सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फटाफट इसको देखकर कंप्लीट करिए, पढ़ डालिए, नोट्स बना डालिए, और जो डीपी में मिले सॉल्व करिए। मूल कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, मतलब अपलोड हो रहा है, उसे भी देखते जाइए, अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।